हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 के लिए कूलॉम्स लॉ। हमने चार्ज के बारे में स्टडी कर लिया है, अब कूलॉम्स लॉ के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि नेचर बना किसका है, तो हमने कहा कि नेचर दो चीज़ों का बना, एक रेडिएशन का और दूसरा पार्टिकल्स का। पार्टिकल को ये मैटर बोल रहे हैं, यानी रेडिएशन एंड पार्टिकल्स। रेडिएशन की प्रॉपर्टी भी हमने पिछले लेक्चर में देखी और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी देखी, दोनों का कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम हम लिखते थे क्या, मास। पार्टिकल के पास मास होता है। जब पार्टिकल के पास मास होता है तो मास के कारण, ड्यू टू मास, पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स की वैल्यू आपने F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान क्या r स्क्वायर, जिसमें m1 and m2 is 2 mass and r is the distance between them, जो पहले 9th की क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। और g is a constant called gravitational constant, जिसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है पूरे यूनिवर्सल, इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये फोर्स की वैल्यू इसको न्यूटन ने दिया था। देखिए साइंस या बेसिकली फिजिक्स कहिए, फिजिक्स के अंदर सिमेट्री होती है। जब दो पार्टिकल एक दूसरे को अटैक करते हैं या दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो निश्चित रूप से चार्ज के ऊपर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अगर हम बात करें दो चार्जेज की, तो इस लॉ को, इस रूल को दिया था किसने? तो इस रूल को दिया था आपको न्यूटन ने। वैसे ही हमें यह पता है कि दो अगर सेम चार्जेज हैं, यानी दो पॉजिटिव चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन यहीं पर एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, निगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों सेम है। ये अगर दोनों निगेटिव भी है तो भी केस वही है, किसका, रिपल्सन का होगा। यानी कि अगर दो पार्टिकल, अगर इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाए, कोई सा भी चार्ज हो, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी यह जो फोर्स आपने पढ़ा यह किसके कारण है, ड्यू टू मास। और पार्टिकल के अंदर एक और फोर्स वर्क करता है, वो क्यों वर्क करना शुरू किया, तो कहा क्या होगा, ड्यू टू चार्ज। चार्ज पार्टिकल के ऊपर आया तो फोर्स वर्क करना शुरू कर दिया। कब वर्क कर रहा है, तो ये चार्ज रेस्ट में स्टेशनरी है, तो हम इस फोर्स को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम जान भी रहे हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि यह जो फोर्स है, इस फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये आगे चल के भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। बट ये जानते हैं कि यह फोर्स क्यों हुआ, क्यों वर्क किया, तो कहा इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, और ड्यू टू चार्ज ये दो पार्टिकल जो दोनों चार्ज हैं, यह एक दूसरे को या तो रिपेल कर रहे हैं या तो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस फोर्स को डिफाइन करने के लिए जैसे न्यूटन ने किया था, वैसे ही कूलॉम ने एक फार्मूला दिया, एक रूल दिया कि कैसे ये क्या करेंगे, कैसा फोर्स होगा। तो उन्होंने पहला नाम लिया, कहा कि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से, सपोज कर दीजिए r डिस्टेंस पे रखे गए, Q2 एंड Q1। तो कहा कि ये दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स लगेगा और फोर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 एंड Q2। जस्ट लाइक force between two particle is directly proportional to m1 and m2, product of their mass, product of their charge, product of their masses. And F is inversely proportional to square of distance between them, and here F is also inversely proportional to square of distance between them. Then
summarize this, then F is proportional to m1 m2 upon r square and F is proportional to q1 q2 upon क्या r square. Here Newton used a constant capital G m1 m2 upon r square. Coulomb also used a constant F equal to C q1 q2 upon r square. G की वैल्यू फिक्स होती है. G की वैल्यू कितनी होती है ये आप जानना है. अब एक बात करते हैं इस C की वैल्यू. इसके पहले थोड़ी सी बात कर ले. कुलाम्ब का ये जो फोर्स था, इस फोर्स में कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने इंक्लूड किया. उन्होंने कहा ये फोर्स तभी वर्क करेगा जब ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 क्या हो, रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, और तब ये फोर्स वर्क करेगा. तब ये फार्मूला अप्लाई होगा जब Q1 और Q2 दोनों क्या हो, रेस्ट में हो. ये Q1 यहां पर और Q2 यहां पर हो तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स F इक्वल टू कैपिटल C Q1 Q2 अपन R स्क्वायर. अब एक टर्म आता है परमिटिविटी. टर्म आता है क्या, परमिटिविटी. परमिटिविटी जानने की कोशिश करते हैं. परमिटिविटी क्या है, नाम से ही लग रहा है, परमिट, परमिटिविटी. अब दूसरे पॉइंट पे चलिए. जो अगला हमारा चैप्टर भी होगा, अगला टॉपिक भी हो सकता है हो, लेकिन थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो 10th में आपने पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी चार्ज होगा तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. एक ऐसा फील्ड होगा जहां पर कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो कहा कि सपोज कर लिए चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और जाती कहां पर है, टुवर्ड्स इंफिनिटी. अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और जाती कहां पर है, तो आपने पढ़ा क्या, आ रही है किधर से, फ्रॉम द इंफिनिटी. ये इनके अंदर डिफरेंस है. बाकी दोनों चार्ज सेम है. ये अपोजिट नेचर की आ गई. ये टुवर्ड्स इंफिनिटी और ये क्या, फ्रॉम इंफिनिटी. ये दोनों में एक डिफरेंस है. यानी अगर दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच फोर्स लगता है, तो आप कहेंगे कि सपोज कर लें कि हमारे पास दो चार्ज, एक चार्ज है ये Q1 और ये क्या Q2. Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है. एक सेकंड के लिए सोचे, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है. सपोज कर लो फोर्स रिपल्सन का ही है, चाहे अट्रैक्शन का, कोई भी हो. क्यों लगा रहा है, तो हमने कहा इससे क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, तो इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही, चारों तरफ निकल रही. यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही रिस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, फोर्स को अप्लाई करने के लिए. अब सपोज कीजिए कि इसके बीच हमने कोई दूसरा मीडियम रख लिया. अब मीडियम रख लिया तो हुआ क्या, आपने कह दिया कि 100 लाइंस जा रही है फोर्स लगाने किसके ऊपर, Q2 के ऊपर. 100 लाइंस Q1 से जा रही किसके ऊपर, Q2 को रिपेल करने के लिए. अब इस मीडियम ने किया क्या, सपोज कर लो इसने 19 लाइंस को क्या कर दिया, रोक लिया. और जाने कितने को दिया, 10 को. जाने कितने को दिया, 10 को. बीच में हमने मीडियम डाल दिया. मीडियम हमने डाला तो 100 जा रही, तो उसमें 90 को उसमें क्या कर दिया, रोक लिया. जाने किसको, परमिट कितने को किया, 10 को किया. तो हम बोलेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, इससे बड़ा थोड़ा सा उल्टा चलता है कि 90 को रोक लिया और 10 को परमिट किया. तो अब पूछा गया आपसे कि इसकी परमिटिविटी कितनी हुई, इस मीडियम में परमिटिविटी कितनी है, इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है. तो आप ये नहीं कहेंगे परमिटिविटी इसकी 90 है, 10 है. आप बोलेंगे इसकी परमिटिविटी कितनी है, 90 है. देखने से लग रहा है परमिट किसने को किया है, 10 को, तो इसकी 10 परमिटिविटी नहीं हुई, इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई, 90 हुई. तो परमिटिविटी क्या है, तो आप कहेंगे परमिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम.
between two charges which affect the force between the charges. Permittivity is the characteristic of the medium between two charges which affect the force between charges. यह दो चार्ज के बीच फोर्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। यानी जो फार्मूला आपने निकाला था F इक्वल टू कैपिटल C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो सारी तीनों चीजें आपको क्या है? फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। C इज ए कांस्टेंट है, तो C कांस्टेंट है, तो C किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, C कलर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, C टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, C हीट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? कहा केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। C मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यानी इसकी परमिटिविटी कितनी हुई? 90। हालांकि 10 को ही क्या किया इसने? परमिट किया। तो जब परमिटिविटी को रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो परमिटिविटी का एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है। इसको परमिटिविटी के जगह इसका सिंबल यूज करते हैं। यानी अगर इस मीडियम की परमिटिविटी की बात करेंगे तो आप कितना बताएंगे? 90 है। लेकिन हालांकि 10 को ही परमिट कर रहा है, तो हमेशा इसको हम किस में लिखते हैं? 1 अपॉन एप्सिलॉन लिखते हैं। हम किस में लिखते हैं? 1 अपॉन एप्सिलॉन लिखते हैं। ये सी की वैल्यू मैं बताने जा रहा हूं आपको। इस सी की वैल्यू मैं आपको बता दूं, आप सुने भी होंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या? R स्क्वायर। तो अभी तो एप्सिलॉन नॉट को हम डिफाइन कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट किस स्पेलिंग होते? NAUGHT। नॉट मींस नथिंग। मेरे ख्याल से NOT नॉट मींस भी नथिंग ही होगा, कुछ नहीं। लेकिन यहां पर ये नॉट किस स्पेलिंग है? NAUGHT। नॉट मींस नथिंग। यानी इस दोनों चार्ज के बीच मीडियम नहीं है। तब परमिटिविटी की वैल्यू E नॉट से डिनोट करेंगे। अगर मीडियम है तो किससे डिनोट करेंगे? E से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है? एप्सिलॉन है। यानी अब इस जो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं इस कूलॉम्स लॉ के अंदर, तो हमने एप्सिलॉन नॉट को डिफाइन कर लिया कि एप्सिलॉन नॉट कहां से आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, 1 अपॉन में क्यों आ रहा है। तो हमको सीधा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 90 को परमिट नहीं कर रहा है, 10 को परमिट कर रहा है, तो 90 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 अपॉन में हमने ला दिया इसको। अब बात आती है कि ये 4 पाई क्या है? व्हाट इज 4 पाई? तो आपने इतनी ज्योमेट्री तो पढ़ी ही होगी कि अगर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, अब आप बात करें इसके सराउंडिंग की, तो टोटल एंगल कितना इस पे बनेगा? कितना? 4 पाई एंगल बनेगा। अब 4 पाई एंगल बनेगा तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक चार्ज ये Q1 है, एक दूसरा चार्ज क्या है? ये Q2 है। ये स्ट्रेट लाइन में है। ये किसमें है? स्ट्रेट लाइन में। तो इस चार्ज के कारण तो फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके स्ट्रेट लाइन में आपने कहा 100 जा रही थी, इधर भी 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 जा रही थी। यानी टोटल कितनी लाइनें हो गई? तो कहा कि 4 पाई लाइनें हुई। और उसमें से कौन सी जा रही हैं? तो कहा Q1 और Q2 से जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है वही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइनें जा रही है। तो जब नंबर ऑफ फोर्स लाइनों की बात करेंगे Q1 और Q2 से स्ट्रेट लाइन में, तो हम वहां पर सेम पॉइंट निकालेंगे। कितनी होंगी लाइनें? तो हम लिखेंगे कितनी? 1 अपॉन कितनी? 4 पाई। टोटल लाइनें कितनी है? 4 पाई। तो 1 अपॉन क्या हो गई? ये 4 पाई। यानी ये 1 अपॉन 4 पाई किसके लिए हुआ? कि Q1 और Q2 के बीच क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपने क्या किया? 1 अपॉन 4 पाई किया। बाकी इन लाइनों को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, क्योंकि इनका कोई रोल इसके ऊपर नहीं है। ये लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर। जो स्ट्रेट जा रहा है उन्हीं का रोल है इसके फोर्स को अप्लाई करने के ऊपर। तो 1 अपॉन 4 पाई यहां से आया, और एप्सिलॉन आपको बता दिया कहां से आया कि 90 को परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन हमको रिप्रेजेंट किसको करना है? 90 को रिप्रेजेंट करना है। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, 10 के लिए 90 के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे। अब इन दोनों को आपस में मिलाया और देखा कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह फोर्स
केवल और केवल इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कोई तीसरा पॉइंट नहीं है। टेम्परेचर क्या है, हीट है, लाइट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा क्या कि इन दोनों के बीच मीडियम क्या है। अगर मीडियम कुछ नहीं है तो इसको हम मान सकते हैं क्या है, एयर है। एयर को कभी कभी हम क्या लिख देते हैं, मान लेते हैं क्या है, फ्री स्पेस। अब इन दोनों को आपस में मिला के तब हम लिखते हैं F इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या, R स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ का फार्मूला। अब बात उठती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, कैसी क्वांटिटी होगी। तो पहले पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यूनिट की बात आप करें तो कितना हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या, मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो क्या होगा, पर कूलम स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ी सी पॉइंट को समझे कि कूलॉम्स लॉ और न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलरिटीज की बात करें या डिफरेंसेस की बात करें तो सिमिलरिटीज में आ जाएंगी। हमने कहा F इक्वल टू कैपिटल G Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, एक दूसरा F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपन R स्क्वायर। पहली चीज, यह फोर्स किनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कहा कि अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कहा केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, यह डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो डिफरेंस आपको दिख जाएगा, M1 M2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। यह जो फोर्स है, न्यूटन का जो फोर्स का फार्मूला या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह हमेशा ऑलवेज यह फोर्स अट्रैक्शन का ही होगा। लेकिन अगर कूलॉम फोर्स की बात करें तो कूलॉम फोर्स, अगर Q1 और Q2 अनलाइक चार्जेज हैं तो यह फोर्स अट्रैक्शन का होगा, और Q1 और Q2 लाइक चार्जेज हैं तो यह फोर्स क्या होगा, रिपल्सन का होगा। यानी यह फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, यह फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा और हमेशा केवल अट्रैक्शन का ही होगा, रिपल्सन का नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे इस कैपिटल G की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, कैपिटल G की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। लेकिन वही आप आगे जाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप निकालिए तो आप देखते हैं 10 टू क्या 9 टू 10 टू 9 या 10 टू 10 ऑर्डर का है। यानी यह फोर्स बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और यह फोर्स बहुत ही वीक होता है। यह हमेशा अट्रैक्टिव होगा, और यह फोर्स हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और साथ साथ क्या होगा, रिपल्सिव भी होगा। यह इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ठीक, अब चाहे तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इसको डिफाइन किया जाए तो, हालांकि कूलॉम के डेफिनेशन में भी आता है, डेफिनेशन इसका डिफाइन किया जाता है